हाय फ्रेंड्स, आप अन्य बिहारी के साथ भूत वाला स्टोरी देख रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं किसी भी स्थित स्थान पर निवास नहीं करता। मैं कभी भी किधर भी अपना डेरा डाल लेता हूँ। दरअसल मैं एक गवर्नमेंट जॉब में काम करता हूँ और ये एक लाजमी सी बात है कि प्रति महीने गवर्नमेंट जॉब के दौरान हमारी तब्दीली होती ही रहती है, जिस वजह से मुझे कभी भी कहीं भी निवास करना पड़ता। लेकिन एक दिन की बात है, ये वो दौर था जब मैं मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन के करीब पड़ने वाली उस दिन दुकान से थोड़ा सामान लाने के बाद वापस स्टेशन के बगल में मौजूद अपने घर की तरफ लौट रहा था। तो फिर अचानक मेरी नज़र पटरी के ऊपर खड़े एक छोटे से जानवर पर पड़ी। मुझे लगा कि इस जानवर की जान खतरे में है, तो मैं उसे दूसरी तरफ भगाने की कोशिश करने लगा। कोशिश तो मेरी अच्छी थी, लेकिन इसी बीच वहाँ के स्टेशन मास्टर ने मुझे आंख दिखाते हुए कहा, तुमको पटरी पर चलने की इजाज़त नहीं है और वैसे भी ट्रेन आने वाली है। स्टेशन मास्टर की इन बातों से मैं थोड़ा विचलित हुआ और उसके ऊपर भड़कते हुए बोला, मैंने न केवल पटरी पर आने की हिम्मत की है, बल्कि मैं ट्रेन के सामने भी आऊँगा। तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो। और मेरे इस बात पर वो स्टेशन मास्टर मुझ पर हंसते हुए बोला, मूर्ख लोगों से बात करने से तो अच्छा है इन्हें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और इतना बोलकर वो लाल और हरी झंडी लेकर स्टेशन की तरफ भाग गया। मेरे ऊपर की गई उसकी ये टिप्पणी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन मैंने भी उसे एक मूर्ख समझकर उसकी घिनौनी राजनीति को नज़रअंदाज कर दिया। जब मुझे लगा कि ट्रेन आने वाली है, तो मैंने किसी तरह उस विशाल सी दूरी में फैली पटरियों के ऊपर से उस जानवर को भगा दिया। और इसी बीच मुझे खड़खड़ की बेहद जोर के गूंजने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और मुझे 100% विश्वास हो चुका था कि मेरे पीछे आने वाली बस तो कोई और चीज़ नहीं बल्कि ट्रेन ही है। मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए पटरियों से नीचे उतर गया। शाम के करीब 6:30 बजने को आए थे और अब स्टेशन के ऊपर अंधेरा भी छाने लगा। इस समय ठंड का दौर था, तो इस छोटे से दिन में रात्रि का जल्दी होना एक आम बात थी। मैं स्टेशन की उस जगह को चीरता हुआ वापस अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी मुझे पटरियों के बीचों बीच एक और सफ़ेद कलर का शर्ट नज़र आने लगा। और इस बार ऐसा लग रहा था मानो उस ट्रैक के बीचों बीच कोई लड़का खड़ा है। पहले तो मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मुझे एक और ट्रेन उस विशाल से स्टेशन से गुजरती हुई नज़र आने लगी, तब जाकर मुझे चिंता होने लगी कि कहीं वो कोई मासूम बच्चा तो नहीं जिसकी ज़िंदगी अभी खतरे में है। मैं उस शख्स को देखने के लिए उसके थोड़े करीब गया, तब तक ट्रेन पहुंच चुकी थी। ट्रेन की स्पीड को देखकर मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि पटरियों के बीच खड़ा कोई और नहीं बल्कि एक 17 साल का लड़का था जिसने सफ़ेद रंग का शर्ट पहन रखा था। मैं उस बच्चे को वहाँ से हटने का इशारा भी करने लगा, लेकिन उस लड़के ने अपने पाँव किसी पत्थर की तरह जमा रखे थे और फिर ट्रेन ने उसे सिर्फ कुछ पल में ही कुचल कर रख दिया। ये दृश्य बहुत ही घातक था। उस बच्चे को चीरने वाली वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी। उस ट्रेन का एक ऐसा साया मेरे दिल में छप चुका था। ट्रेन के तकरीबन 28 डिब्बे गुजरने के बाद वो ट्रेन पीछे से एकदम खाली दिख रही थी। जब तक पूरी की पूरी ट्रेन वहाँ से गुजरी, तब मैंने देखा कि वहाँ खून के धब्बे का कोई भी संबंध नहीं था। चारों तरफ यूँ खाली स्थान को देखकर एक पल के खातिर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मैंने कुछ ही पलों पहले एक बच्चे को उस ट्रेन के नीचे आते देखा था और वो अब वहाँ नहीं था। उस वक्त मेरे हाथ और पैर फूल चुके थे और अब मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन पटरियों के ऊपर जाने की थोड़ी बहुत भी हिमाकत कर सकूं। तभी मैं पीछे मुड़ा और वहाँ से निकलने लगा। उस दिन मैं किसी तरह अपने घर पहुँच गया, लेकिन एक गहरा भय मेरे दिल में बैठ चुका था। बार बार मुझे डर की एक आंधी सता रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा ही बेचैन सा फील हो रहा था। और ये बात तो सत्य है कि जब हमारी आंखों के सामने कोई भयानक हादसा होता है, तो वो हमारी आंखों में किसी खौफ की तरह चलने लगता है। बार बार वही दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं अपने उस घर में अकेला ही रहता था, जिस वजह से मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेट गया। दरअसल मेरा सोचना था कि थोड़ी देर के बाद मैं अपनी नींद ख़त्म करके फ्रेश होने के बाद ड्यूटी पर लौट जाऊंगा।
दरअसल मैं एक पुलिस कर्मचारी हूँ और मेरी ड्यूटी में तब्दीली होती है। रात के तकरीबन 3:30 बजे के बाद मुझे उस जगह पर पहुंचना था जहां पर मेरी ड्यूटी थी। इससे पहले ही मैं रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास से अपने बिस्तर पर लेट गया था ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर सकूं। समय समय की बात है, जब जब इंसान के खतरों का समय आता है तब तब उसके ऊपर किसी ऐसी चीज का साया मंडराता है जिसका खौफनाक रहस्य कोई नहीं जान सकता। सिर्फ एक हकीकत इंसान को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफ़ी होती है। फिर रात के 3 बजे झटके से मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मेरे बिस्तर के पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले मैं पलटकर देख पाता कि मुझे एहसास हुआ कि एक हवा का झोंका अचानक ही कमरे के अंदर से गुजर गया और वो इतनी तेजी से गुजरा कि मेरी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। सन्नाटा और ऊपर से सुनसान अंधेरी रात में चारों तरफ के दृश्य को ठीक से देख पाना भी आसान नहीं था, मगर मैं किसी तरह पहले तो फ्रेश हुआ और इस वक्त लाइट भी नहीं थी। फिर तत्काल ही मेरी नज़र उस स्टेशन की पटरियों पर पड़ी तो मानो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि इस बार फिर वही सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक लड़का मुझे अभी भी पटरियों पर खड़ा हुआ दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने इस लड़के को पहले भी कहीं देखा हो। और फिर मुझे याद आया कि इस लड़के को तो मैंने कल रात को ही इन्हीं पटरियों के ऊपर देखा था। उस वक्त मेरे दांत आपस में टकरा गए। एक तो ठंड थी और ऊपर से दिल दहला देने वाले इस नज़ारे ने कहीं ना कहीं मुझे दहशत के बादलों में उड़ेल दिया था। अब मेरी सांसें थमने लगी थी, मगर उस समय रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था, तो उसके ऊपर लाइट मारकर देखना भी मेरे लिए नामुमकिन था। मैं उसे ऐसे ही देखता रहा और जब मुझे कुछ ज़्यादा ही भय महसूस हुआ तो मैं अपना हाथ पकड़े चुपचाप कमरे के अंदर लौट गया। कमरे के अंदर लौटने के बाद भी मुझे बहुत जोर की कपकपी फील हो रही थी। मेरे शरीर में सनसनी से मची हुई थी और इतने में ही मुझे एक आवाज़ आई, भाई साहब कुछ खाने को दे दो ना। इस आवाज़ को सुनकर ये पता लगाना बेहद आसान था कि अवश्य ही कोई बच्चा बाहर भीख मांग रहा है, लेकिन इस वक्त 3:15 बज रहे थे और इतनी रात को कोई भी बच्चा भीख कैसे मांग सकता है। लोगों की तो आंख भी नहीं खुलती और ये बच्चा यहाँ पर कैसे है। मैं यही सोचता रहा और बाद में मैंने हिम्मत करते हुए घर का दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। ये सब देखकर मुझे एक पल के लिए राहत की सांस मिली, लेकिन मेरी राहत का ये पहाड़ बहुत ही जल्द टूटने वाला था। मैंने अपना बैग उठाया जिसे लेकर मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाला था और मैं अपने घर से बाहर निकल गया। बाहर का नज़ारा तो सच में बड़ा ही अंधेरे से घिरा हुआ लग रहा था। इतना जोर का अंधेरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। खैर मैं पटरियों को पार करता हुआ उसके दूसरी तरफ पहुंचने वाला था तो मुझे डर तो बहुत लग रहा था और मैं अपनी तरफ से पूरी हिम्मत ठोंकते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। तो इस वक्त मेरे शरीर में कंपन सा होने लगा। जब मैंने अपना पहला कदम उस रेलवे ट्रैक के ऊपर रखा तो मेरे पैरों के तले मुझे किसी चीज़ के होने का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम उठाया तो एक मांस का टुकड़ा उन पटरियों के बीचों बीच पड़ा हुआ था, लेकिन डर यहीं तक सीमित नहीं था। उसके बाद मैंने देखा कि लगातार एक लाइन में इंसानों के हाथ जो कटे हुए थे, साथ ही कुछ कटी हुई मुंडियाँ भी वहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। उस समय मैंने दम दबाकर भागना ही बेहतर समझा, लेकिन जब तक मैं वहाँ से भाग पाता कि मुझे अपने सामने ही सफ़ेद रंग की शर्ट वाला लड़का वहाँ पर दिखाई देने लगा। दरअसल उस लड़के के कदम जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, साथ ही उसका पूरा का पूरा हुलिया पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। उसके शरीर के ऊपर जख्मों के निशान थे। मेरी आंखों के सामने ही उसने अपने शरीर को अलग टुकड़ों में बांट दिया। उसके शरीर से खून निकलने लगा और पूरी पटरियों का रंग अब लाल हो चुका था और मेरे दिल की धड़कनें लगातार तेज गति से धड़क रही थी। इस भयानक और खौफनाक नज़ारे को देखकर एक नॉर्मल इंसान को अपनी मौत का दरवाजा खटखटाने के बराबर लगता है। कुछ ऐसा ही था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और मेरे शरीर में जैसे अफरा तफरी से मच गई थी। दिल जोरों से धड़क रहा था और सांसें लगातार जोर जोर से फूल रही थी। फिर मैं अपने पाँव को पीछे हटाते हुए मैं पटरी पर भागने लगा और शायद वो बच्चा भी यही चाहता था कि मैं उन पटरियों के ऊपर भागता रहूं ताकि वो मुझे अपनी तरह एक पिशाच बना सके। मौका मिलते ही मैं पास में बनी एक दीवार के ऊपर चढ़ गया
वो दीवार स्टेशन के चारों तरफ फैली हुई थी और उस दीवार के ऊपर चढ़ते ही मेरी सांस में सांस आई। लेकिन अब मैं रुका नहीं और सामने की तरफ भागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि ये पूरा का पूरा स्टेशन ही हॉन्टेड है और जब तक मैं स्टेशन से निकल नहीं जाऊंगा तब तक मेरी जान खतरे से बाहर नहीं आएगी। मैं अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता था, जिस कारण मैं जल्द से जल्द अपनी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ता रहा। वैसे मैंने काफ़ी सालों से ही अपने अंदर दौड़ का एक ऐसा मुकाम बनाया था जो आज मुझे बहुत साथ दे रहा था। मैंने अपने बचपन से ही रनिंग का एक नियम सा बनाया था जो आज मुझे बहुत काम आ रहा था। लगातार दौड़ने के कारण मेरे पेट में भी दर्द होने लगा, लेकिन जब मौत पीछे लगी हो तो इंसान अपनी ज़िंदगी को बचाने हेतु कोई भी प्रयास करने में नाकाम नहीं रहता। फिर मुझे थोड़ी ही दूर आगे एक रोशनी दिखी और ठीक से देखने पर मुझे पता चला कि सामने की तरफ से दिखाई देने वाली रोशनी उस स्टेशन के बगल में पड़ने वाला एक पुराना स्टेशन था, जिसके ऊपर एक कर्मचारी और उसकी टीम रात के करीब 3 बजने के बावजूद भी काम पर लगे हुए थे। जब तक मैं उनके पास पहुंचा तो मुझे लगा कि मैंने खुद अपनी मौत को आमंत्रित किया है, क्योंकि मैंने पाया कि उन सभी की बाहों से खून निकल रहा था। साथ ही उनमें से कुछ लोग तो आधे ज़मीन में गड़े हुए थे। और उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि सच में ये पूरा इलाका पूरी तरह से हॉन्टेड है। मगर मैं वहाँ के एक एक रास्ते को अच्छी तरह से जानता था, जिस कारण मैंने एक गली में दौड़ लगाई और मेरे साथ रहने वाले एक पुलिस कर्मचारी जिसका उसी गली में घर था, तो मैं किसी तरह उसके घर के पास पहुंचा और उसके घर में पहुंचने से पहले ही मुझे कुछ दिखाई दिया। ठीक से देखने पर पता चला कि अजय टॉयलेट करने के लिए अपने घर से बाहर निकला था। दरअसल उसका नाम अजय ही था और तब तक मेरी आत्मा को कहीं जाकर थोड़ी बहुत शांति मिलने लगी। मैंने उसे पूरी बात बताई और फिर उसने मुझे किसी तरह तकरीबन 4:30 बजे के बाद ड्यूटी पर छोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि जो लड़का मुझे दिखाई दिया था वो उन्हीं पटरियों पर काम करता था, लेकिन एक दिन ट्रेन की चपेट में आने की वजह से वो बुरी तरह से कुचला गया। हालांकि उसके साथ साथ कई लोगों ने मृत्यु के दरवाजे को खटखटा दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद रात के बाद पटरियों के ऊपर आत्माओं के भटकने का सिलसिला एक आम बात हो गई है। दोस्तों, तत्पश्चात मैंने उस घर को अलविदा कह दिया और आज मैं उस घर को तो छोड़ो और उस जगह का भी नज़ारा देखने से बुरी तरह से कांप उठता हूँ, क्योंकि आज भी उस वीरान इलाके में वो काली शक्तियाँ अपना बसेरा डालकर वहाँ पर जमी हुई है, जिनका नाम उस स्टेशन पर दहशत के काले बादलों को मंडराने पर मजबूर कर देते हैं। फिर उस दिन के बाद मैं उस स्टेशन पर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।